Friends, we were reading about the structure of the atmosphere, and in previous class, I told you about the different layers of the atmosphere. And the first layer is troposphere, and we have also read about that. And the second layer is stratosphere. Above the troposphere lies the stratosphere. It extends up to a height of 50 km. This layer is almost free from clouds and associated weather phenomena, making conditions most ideal for flying aeroplanes. One important feature of stratosphere is that it contains a layer of ozone gas. We have just learned how it protects us from the harmful effect of the sun rays. जैसा आप जानते हैं स्टूडेंट्स कि हमने जो है पहले सबसे पहली जो लेयर होती है एटमॉस्फेयर की ट्रोपोस्फियर, उसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। दूसरी जो लेयर है वो है स्ट्रेटोस्फियर। ये जो लेयर होती है ये करीब इसका हाइट 50 किलोमीटर होता है और ये क्लाउड से बिल्कुल फ्री रहता है। या बादल से संबंधित कोई भी घटना, वेदर फिनोमिना कुछ भी नहीं होता है। और इसकी जो कंडीशंस होती हैं वो एरोप्लेन्स के लिए काफ़ी आइडियल होती हैं। जिस लेयर के अंदर एरोप्लेन्स जो है उड़ते हैं वो कौन सी लेयर है, वो स्ट्रेटोस्फियर होती है। अभी हमने ये भी सीखा कि कैसे ये हमें प्रोटेक्ट करती है हार्मफुल इफेक्ट से, क्योंकि जो ओजोन लेयर पाई जाती है वो इसी में पाई जाती है ना। इसके अंदर ओजोन लेयर भी होती है। ओजोन लेयर जो है वो हमें सन रेजेस के प्रभाव से बचाती है। तीसरी जो लेयर होती है वो मेसोस्फियर होती है। दिस इज़ द थर्ड लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। इट लाइज अबव द स्ट्रेटोस्फियर। इट एक्सटेंड्स अप टू द हाइट ऑफ 80 किलोमीटर। मेटेरॉइड्स वर्न अप इन द लेयर ऑन एंटरिंग फ्रॉम द स्पेस। ये जो लेयर है ये एटमॉस्फेयर की तीसरी लेयर होती है और ये स्ट्रेटोस्फियर से ऊपर होती है, जिसकी हाइट करीब 80 किलोमीटर होती है। यहाँ पर जो मेटेरॉइड्स होते हैं वो सभी जलते हैं और इसमें जो है स्पेस, जिसको हम बोलते हैं ना, स्पेस एरिया जो होता है वो यहीं पर होता है। ठीक है। चौथा जो होता है वो आपका होता है थर्मोस्फियर। In thermosphere, temperature rises very rapidly with increasing height. Ionosphere is a part of this layer. थर्मोस्फीयर में जो टेम्परेचर होता है वो बहुत तेज़ गति से बढ़ता है। ठीक है। और जितना हम ऊपर जाते हैं उतना ही ज़्यादा टेम्परेचर इंक्रीज होता है। आयनोस्फीयर जो है वो इस लेयर का एक पार्ट होता है और ये 80 से लेकर के 400 किलोमीटर के मध्य होती है। ये जो लेयर है वो रेडियो ट्रांसमिशन में मदद करती है। इनफैक्ट जो रेडियो वेव्स होती हैं वो ट्रांसमिट होती हैं अर्थ से और रिफ्लेक्ट होकर के वापस अर्थ पर आती हैं इसी लेयर से, है ना। और जो अंतिम जो लेयर होता है वो एक्सोस्फीयर होता है, जिसको बहिर्मंडल कहते हैं। ये अपर मोस्ट लेयर होती है एटमॉस्फेयर की और इसको एक्सोस्फीयर के नाम से जाना जाता है। ये जो लेयर है ये बहुत ही पतली होती है ना। ये जो लेयर है बहुत पतली एयर होती है, इसमें लाइट गैसेज होती हैं इसके अंदर, जैसे हीलियम और हाइड्रोजन, जो कि इस स्पेस में यहाँ तैरती हैं। ठीक है ना। तो ये सभी जो हैं वो एटमॉस्फेयर की लेयर होती है। हमने 5 लेयर्स के बारे में यहाँ पर पढ़ा है। सबसे जो निचला लेयर होता है वो ट्रोपोस्फियर होता है, उससे ऊपर स्ट्रेटोस्फियर होता है, तीसरा जो है मेसोस्फियर, चौथा थर्मोस्फियर और जो लास्ट होता है वो एक्सोस्फियर होता है। ये जो फिगर है यहाँ पर, इस फिगर से लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर्स को रिप्रेजेंट किया गया है। इससे आप समझ सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है आपका वेदर एंड क्लाइमेट। मौसम और जलवायु के बारे में हम पढ़ेंगे। इज़ इट गोइंग टू रेन टुडे? क्या आज वर्षा आने वाली है? ठीक है। तो विल इट बी ब्राइट एंड सनी टुडे? क्या आज मौसम जो है काफ़ी चमकीला है, सनी है, काफ़ी जो है धूप निकली हुई है? हाउ मैनी टाइम्स हैव वी हर्ड दिस फ्रॉम एनएक्सिस क्रिकेट फैंस स्पेकुलेटिंग द फेट ऑफ ए वन डे मैच? इफ वी इमेजिन आवर बॉडी टू बी ए रेडियो एंड द माइंड इट्स स्पीकर, weather is something that fiddles with its control knobs. Weather is this hour-to-hour, day-to-day conditions of the atmosphere. A hot or humid weather may make one irritable. A pleasant, breezy weather may make one cheerful and even plan for an outing. Weather can change dramatically from day to day. However, the average weather condition of a place for a long period of time represents the climate of a place. Now do you understand why we have daily weather forecast? जब हम वेदर के बारे में पढ़ते हैं, जो क्रिकेट फैंस होते हैं मोस्टली, जब क्रिकेट मैच होता है, वनडे क्रिकेट मैच होता है, तो कई बार हम देखते हैं कभी बरसात आ जाती है, कभी धूप निकल आती है।
तो हमारी बॉडी भी, जैसे हम इमेजिन करते हैं कि जो हमारी बॉडी होती है वो रेडियो है और माइंड जो है वो हमारा स्पीकर है। तो वेदर जो होता है वो एक ऐसा फिडल होता है जिसमें आवर टू आवर, डे टू डे कंडीशंस जो एटमॉस्फेयर की वो बदलती रहती हैं। एक हॉट और ह्यूमिड जो वेदर होता है वो काफ़ी इरिटेबल भी बनाता है, और ये प्लीजेंट और ब्रीजी वेदर होता है वो हमें काफ़ी चीयरफुल भी बनाता है जब हम कहीं बाहर जाने के लिए प्लान करते हैं। मौसम अच्छा होगा, सुहावना होगा तो हमारा मन करेगा चलो बाहर घूम के आते हैं। लेकिन वेदर नाटकीय रूप से परिवर्तन कर सकता है ना। कई बार क्या होता है, मॉर्निंग में देखा तो धूप निकल रही है, थोड़ी देर बाद क्लाउड्स आ गए, बादल हो गए, फिर बारिश होने लगी। तो मौसम क्या है, डे टू डे कंडीशंस होती हैं और वो बदलती रहती हैं। जबकि क्लाइमेट होता है जो एक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम होता है ना। लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के अंदर जो चेंजेस आते हैं उसको हम क्लाइमेट कहते हैं, जलवायु कहते हैं। ठीक है, अब क्या आप ये समझते हैं कि हम जो डेली वेदर फोरकास्ट देखते हैं वो कैसे देखते हैं? कई बार जो है आपने टीवी के अंदर देखा होगा, मौसम का पूर्वानुमान बताते हैं, है ना। वो एक्सपेक्ट करते हैं कि कल बारिश होगी, किन किन क्षेत्रों में बारिश होगी, कहाँ पर जो है धूप निकलेगी, कहाँ मौसम साफ रहेगा। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बताई जाती हैं। डू यू नो, क्या आप जानते हैं? ये आप जो है इसके बारे में पढ़ेंगे। डू यू नो, क्या आप जानते हैं? यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट द अर्थ रिसीव्स ओनली 1 इन पार्ट्स ऑफ द सन्स एनर्जी, है ना। आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि पृथ्वी जो है वो एक में कितना जो है पार्ट सन का सन्स की एनर्जी रिसीव करती है। अब इसका काउंटिंग कर लो कितना होता है, 1, 10, 100,000, 10,000, है ना, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, है ना। तो करीब 2 अरब जो है पार्ट्स वहाँ सन की एनर्जी क्या करता है, रिसीव करता है। टेम्परेचर के बारे में पढ़ेंगे, तापमान के बारे में। तो द टेम्परेचर यू फील एवरी डे इज़ द टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर, द डिग्रीज ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ द एयर इज़ नोन एज टेम्परेचर। जो तापमान होता है जो हम प्रतिदिन महसूस करते हैं, तो टेम्परेचर जो है वो एटमॉस्फेयर में होता है। डिग्री ऑफ हॉटनेस, अगर मान लो टेम्परेचर बढ़ रहा है तो उसमें क्या है, हम उसको डिग्रीज में जो है उसको कैलकुलेट करते हैं। कोल्डनेस होता है एयर में, तो उससे भी अनुमान लगता है कि टेम्परेचर डाउनफॉल हो रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। द टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर चेंजेस नॉट ओनली बिटवीन डे एंड नाइट बट ऑल्सो फ्रॉम सीजन टू सीजन। समर्स आर हॉटर देन विंटर्स। टेम्परेचर जो होता है एटमॉस्फेयर में वो परिवर्तित होता है नहीं है केवल दिन और रात के बीच में, लेकिन वो सीजन में भी क्या होता है, बदलता रहता है। जैसे समर्स होती हैं, गर्मियाँ होती हैं, तो टेम्परेचर काफ़ी बढ़ता है, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, हॉटर होता है। और विंटर में क्या होता है, काफ़ी ठंडा होता है। एन इम्पोर्टेंट फैक्टर दैट इन्फ्लुएंसेस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर इज इंसोलेशन। इंसोलेशन इज द इनकमिंग सोलर एनर्जी इंटरसेप्टेड बाय द अर्थ। एक जो सबसे महत्वपूर्ण कारक होता है प्रभावित करने का डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर को, उसको हम क्या कहते हैं, इंसोलेशन कहते हैं। इंसोलेशन जो है वो एक इनकमिंग सोलर एनर्जी होता है जो पृथ्वी के द्वारा इंटरसेप्ट की जाती है। द अमाउंट ऑफ इंसोलेशन डिक्रीजेस फ्रॉम द इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल्स। तो इंसोलेशन का जो अमाउंट होता है जब इक्वेटर से हम पोल्स की ओर जाते हैं तो वो घटता जाता है। इसलिए द टेम्परेचर डिक्रीजेस इन द सेम मैनर। तो तापमान जो होता है वो सेम मैनर में क्या होता है, घटता जाता है। नाउ डू यू अंडरस्टैंड वाई पोल्स आर कवर्ड विद स्नो। क्या आप ये समझते हैं कि जो पोल्स होते हैं वो पूरे वर्ष भर बर्फ़ से क्यों ढके रहते हैं? इफ़ द अर्थ्स टेम्परेचर राइजेस टू हाई, जब पृथ्वी का जो टेम्परेचर होता है बहुत ज़्यादा ऊंचा होता है तो इट वुड बिकम टू वार्म फॉर सम क्रॉप्स टू ग्रो। तो ये कई प्रकार की जो फसलें जो उगाई जाती हैं जब वो गर्म होता है उसके लिए आवश्यक होती हैं। टेम्परेचर इन सिटीज़ इज़ मच हायर देन दैट ऑफ विलेज। और शहरों का जो टेम्परेचर होता है वो ज़्यादा होता है गांव की अपेक्षा। द कॉन्क्रीट एंड मेटल्स इन बिल्डिंग्स एंड द asphalt of roads get heated up during the day. This heat is released during the night. जैसे कंक्रीट होता है, मेटल होता है जो बिल्डिंग्स में लगाते हैं या सड़कों को बनाया जाता है, तो दिन के दौरान वो काफ़ी गर्म हो जाते हैं। यही जो हीट है वो नाइट के समय क्या करता है, वो रिलीज़ करता है। ऑल्सो द क्राउडेड हाई राइज बिल्डिंग ऑफ द सिटीज़ ट्रैप द वार्म एयर एंड दस रेज द टेम्परेचर ऑफ द सिटी। ये भी होता है कि जो क्राउडेड एरियाज़ होते हैं शहरों के अंदर, जहाँ ऊंची ऊंची जो इमारतें होती हैं वहाँ पर टेम्परेचर जो है बढ़ता है, क्योंकि हवा का
प्रॉपर नहीं होता है, जिससे टेम्परेचर शहरों का बढ़ जाता है। द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ द मेजरिंग टेम्परेचर इज डिग्री सेल्सियस। इट वॉज इन्वेंटेड बाई Andreas Celsius. On the Celsius scale, the water freezes at 0 डिग्री सेंटीग्रेड and boils at 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ये भी हमें जानना आवश्यक है। यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स जो आपको दिए गए हैं, इनमें देखें तो जो टेम्परेचर को मापने की जो स्टैंडर्ड यूनिट होती है वो डिग्री सेल्सियस होता है, और इसको इन्वेंट किया गया था एंडर्स सेल्सियस के द्वारा। डिग्री सेल्सियस का जो स्केल होता है उस पर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाटर जो है वो फ्रीज हो जाता है, जम जाता है, और वाटर को बॉयल करने के लिए 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। नाउ वी विल रीड अबाउट द एयर प्रेशर। इसको बोलते हैं वायुदाब। वायुदाब क्या होता है? यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट एयर अबव अस presses us with a great force on our bodies. However, we don't even feel it. This is because the air pressure us from all directions and our body exert a counter pressure. Air pressure is defined as the pressure exerted by the weight of air on the earth's surface as we go up the layers of atmosphere. The pressure falls rapidly. The air pressure is highest at sea level and decreases with height. Horizontally, the distribution of air pressure is influenced by temperature of air at a given place. In areas where temperature is high, the air gets heated and rises. This creates a low pressure area. Low pressure is associated with cloudy skies and wet weather. In areas having lower temperature, the air is cold. It is therefore heavy. Heavy air sinks and creates a high pressure area. High pressure is associated with clear and sunny skies, and the air always moves from high pressure areas to लो प्रेशर एरियाज। ये होता है वायुदाब। आपको जान करके आश्चर्य होगा कि जो हवा होती है जो कि ऊपर से प्रेस करती है, और वो एक बहुत जो है फोर्स लगाती है हमारी बॉडी के ऊपर, इसलिए हमें ये अनुभव भी नहीं होता है। ये है क्योंकि जो एयर प्रेशर, जब एयर हमको प्रेस करती है सभी डायरेक्शंस से, हमारी बॉडी जो है वो एक काउंटर प्रेशर क्रिएट करती है। तो वायुदाब जो होता है उसको प्रेशर के द्वारा डिफाइन किया जाता है, जो कि हवा का जो भार होता है पृथ्वी की सरफेस पर। जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं तो लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर जो होता है तो उसका प्रेशर जो होता है वो बहुत तेज़ी से गिरता है, और जब एयर प्रेशर हाईएस्ट होता है सी लेवल पर, ठीक है ना, डिक्रीज विद हाइट, और जितना हम ऊपर की ओर जाते हैं वो कम होता जाता है। तो हॉरिजॉन्टली द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एयर प्रेशर, तो हॉरिजॉन्टली जो एयर प्रेशर का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो टेम्परेचर को प्रभावित करता है, और दिए गए स्थान पर जहाँ हवा होती है, और ऐसे जो क्षेत्र होते हैं जहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा होता है और हवा वहाँ पर ज़्यादा हीटेड होती है और राइजेज होती है, ये जो क्रिएट करता है वो लो प्रेशर एरिया होता है। और जो लो प्रेशर एरियाज़ होते हैं वहाँ पर क्लाउडी स्काइज मिलते हैं, और वेदर भी कैसा होता है, वेट होता है ना, वेट वेदर पाया जाता है। ऐसे एरियाज जहाँ पर लोअर टेम्परेचर होता है तो वहाँ हवा ठंडी होती है, इसलिए क्योंकि वहाँ जो हैवी एयर सिंक्स होते हैं वो हाई प्रेशर एरिया क्रिएट करते हैं। हाई प्रेशर जो होता है वो क्लियरली और सनी स्काइज वहाँ पर मिलते हैं जहाँ हाई प्रेशर एरियाज़ होते हैं। तो हवा जो है वो हमेशा हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरियाज़ की तरफ मूव करती है। इसके बारे में आप जानते हैं, ये एक और पॉइंट यहाँ पे आपको दिया गया है, इसको आप स्टडी करेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पर दिया गया है ये वाला, है ना, ये पार्ट हम देखते हैं। तो इसमें दिया है ऑन द मून देयर इज़ नो एयर एंड हैंस नो एयर प्रेशर। मून पर जाते हैं चंद्रमा पे, ना तो वहाँ हवा है और ना ही वहाँ एयर प्रेशर है। एस्ट्रोनॉट्स हैव टू वियर स्पेशल प्रोटेक्टिव स्पेस सूट्स फिल्ड विद एयर व्हेन दे गो टू द मून। इफ दे डिड नॉट वियर दीज स्पेस सूट्स द काउंटर प्रेशर एक्सर्टेड बाय द बॉडी ऑफ द एस्ट्रोनॉट्स वुड मेक द ब्लड वेसल्स बस्ट, द एस्ट्रोनॉट्स वुड ब्लीड। जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं वो एक विशेष प्रकार का प्रोटेक्टिव स्पेस सूट पहनते हैं जो कि हवा से भरा होता है जब वो मून पे जाते हैं। यदि वो ये सूट नहीं, स्पेस सूट नहीं पहनते हैं तो उन पर एक काउंटर प्रेशर एक्सर्ट करता है, जिससे उनकी जो बॉडी होती है एस्ट्रोनॉट्स की वो उनको ब्लड वेसल्स की तरह बस्ट कर सकती है ना। तो एस्ट्रोनॉट क्या है, वो ब्लीड भी हो सकते हैं, है ना, उनमें से क्या होगा, ब्लड बाहर आ जाएगा। नाउ वी विल रीड अबाउट द विंड। विंड क्या होता है, हवा। द मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरियाज इज कॉल्ड विंड।
जो हवा का जो मूवमेंट होता है जो हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया की तरफ होता है उसको विंड कहा जाता है। यू कैन सी विंड एट वर्क एज इट ब्लोज ड्राई लीव्स down the pavement or uproots trees during a storm. Sometimes when the wind blows gently, you can even see it blowing away smoke or fine dust. At times wind can be so strong that it is difficult to walk against it. You must have experienced it. Is not easy to hold an umbrella on a windy day. Think of some other examples when strong winds have created problems for you. Winds can be broadly divided into 3 types. Okay. तो विंड क्या होता है? विंड का जो नाम है वो आफ्टर द डायरेक्शन फ्रॉम विच इज़ ब्लोज, है ना, जो बहती है। द विंड ब्लोइंग फ्रॉम द वेस्ट इज कॉल्ड वेस्टर्ली। जो हवा वेस्ट की डायरेक्शन से बहती है उसको वेस्टर्ली या पश्चिमी हवा कहा जाता है। तो जो हवा का जो मूवमेंट होता है जहाँ हाई प्रेशर से लो प्रेशर एरिया की तरफ होता है उसको विंड कहते हैं। जैसा आप देख सकते हैं कि जो विंड का वर्क होता है वो क्या होता है? बहना होता है ब्रो। जैसे ड्राई लीव्स होती हैं, है ना, तो अगर हवाएं तेज़ चलती हैं, तूफ़ान जैसे आता है तो ट्रीज़ की जो अप्रूट्स होती हैं वो उखड़ जाती हैं, टूट जाती हैं। और कई बार क्या होता है कि जब विंडो जो है जब ब्लो बहती है तेज़ी से तो वो अपने साथ धुआं फाइन डस्ट वगैरह लेकर के आती है ना, जो डस्ट धूल वगैरह उसके साथ उड़ती है। तो विंड जो है जब काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है तो काफ़ी चलना भी काफ़ी उसके अगेंस्ट चलना काफ़ी मुश्किल होता है, डिफ़िकल्ट होता है। तो आपने ये भी अनुभव किया होगा कि ये आसान नहीं होता है अम्ब्रेला को विंडी डे में होल्ड रखना। जब मान लीजिए काफ़ी तेज़ हवाएं चल रही हों तो उस समय हम छाता जो होता है वो उसको पकड़ना काफ़ी मुश्किल होता है। तो इस प्रकार के कुछ ऐसे एग्जांपल्स हैं जहाँ पर विंड काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है, मजबूत होती है, तो उससे आपके लिए काफ़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। तो विंड्स को जो है हम 3 प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं। 3 प्रकार की विंड होती है। पहला होता है परमानेंट विंड्स, दूसरा होता है सीजनल विंड्स और तीसरा होता है लोकल विंड्स, है ना। तो 3 प्रकार की विंड होती है। जो परमानेंट विंड्स होती हैं जिनको स्थायी पवनें कहते हैं, ये ट्रेड विंड्स होती हैं। ये वेस्टर्लीज या ईस्टर्लीज आर द परमानेंट विंड्स, जो पश्चिम से या ईस्ट की डायरेक्शन से जो मूव करती हैं परमानेंटली, ठीक है, उनको परमानेंट विंड कहते हैं। ये कॉन्स्टेंटली थ्रू आउट द ईयर जो है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ब्लो करती हैं, ठीक है ना। सीजनल जो विंड होती हैं जिनको मौसमी पवनें कहते हैं, ये जो हवाएं होती हैं ये अपनी डायरेक्शंस बदलती हैं और अलग अलग सीजन्स में जो है अपने डायरेक्शंस को चेंज कर देती हैं। एग्जांपल के लिए मॉनसून विंड्स जो होती हैं इंडिया में ये अपना डायरेक्शन चेंज करती हैं। लास्ट जो होता है वो लोकल विंड्स होता है जिनको स्थानीय पवनें कहते हैं। ये जो होती हैं वो पर्टिकुलर पीरियड के दौरान जो है ये डे और ईयर, है ना, एक छोटे एरिया में जो है ब्लो करती हैं। उदाहरण के लिए तो लैंड होता है, सी ब्रीज होता है। क्या आपने हॉट एंड ड्राई लोकल जो विंड होती है नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया में, है ना, जिनको लू कहा जाता है ना, तो लू है वो क्या है? एक लोकल विंड है। जब गर्मी का सीज़न होता है तो गर्मी के सीज़न में जो गर्म हवाएं चलती हैं, ठीक है ना, ये हॉट एंड ड्राई विंड जो होती है उसको हम क्या कहते हैं? लू कहते हैं। यहाँ साइक्लोन के बारे में पढ़ेंगे। साइक्लोन क्या होता है, ठीक है, साइक्लोन के कारण काफ़ी डिस्ट्रक्शंस होते हैं, तो ये साइक्लोन के बारे में दिया गया है। फिर आता है मॉइस्चर के बारे में पढ़ना है अभी, है ना, तो मॉइस्चर के बारे में पढ़ेंगे। तो साइक्लोन को आप जानते हैं, साइक्लोन जो है वो क्या है? काफ़ी डिप्रेशन होता है और गल्फ ऑफ थाईलैंड में नियर ईस्ट ऑफ पोर्ट ब्लेयर 25 अक्टूबर 1999 एंड ग्रेजुअली मूव्ड इन अ नॉर्थ वेस्टवर्ड डायरेक्शन, ठीक है ना। तो ये अभी आगे का जो थोड़ा सा पार्ट बचा है वो और क्वेश्चन आंसर्स जो है हम अगले सेक्शन में कंप्लीट करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे इसको, ठीक है।